मेरा नमस्कार। अगर हम एक चम्मच में चीनी लें और एक गिलास में पानी लें, उसमें अगर हम पानी में चीनी को घोलें तो हमें एक घोल प्राप्त होता है। इसमें से एक विलेय होता है जो कम मात्रा में हमने मिलाया चीनी को, एक होता है विलायक जो अधिक मात्रा में लिया हमने जो पानी, और इससे जो हमें घोल प्राप्त हुआ वो कहलाता है हमारा विलयन। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। विलेय पढ़ेंगे, इसमें विलयन पढ़ेंगे, विलेय, विलायक और विलयन पढ़ेंगे। इसके बाद में निलंबन, कोलाइडी विलयन और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस समय आप कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ रहे हैं हमसे, और अगर आपको 10th की और मैथ, इंग्लिश सब पढ़ना है आपके लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पे मिलेगा, हमारी क्लासेस इसी में चलेंगी और आपको लगातार इंटर तक मैथ की क्लासेस में मिलेंगी और इस समय प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं और लगातार धीरे धीरे इसमें लेक्चर लगातार बढ़ते रहेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो हम अपना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि विलयन क्या है, यानी कि व्हाट इज सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये भी याद रखना कि हमारा जो है वो विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। जैसे कि नींबू जल, नींबू में जल को घोल दें तो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। सोडा जल आदि जो है वो विलयन के उदाहरण हैं। तो विलयन जो है एक समांगी माध्यम है, इसमें दो या दो से अधिक जो घटक है वो मिले हुए होते हैं। अब देखिए आगे, पहले देखिए, पहला है हमारा विलय। विलय क्या होता है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। याद रखना, जो कम मात्रा में होता है उपस्थित, उसी को हम विलय कहते हैं। हो या जो घुलता है, जो क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसे हम विलय या विलय, वो विलय कहलाता है। जैसे कि चीनी व पानी के विलयन में चीनी जो है वो क्या है, विलय है, यानी कम मात्रा में मिलाया जा रहा है चीनी को, तो ये हमारी विलय है। और जो अधिक मात्रा में मिलाया जा रहा है वो क्या है, हमारे पास पानी, जिसे हम बोलेंगे विलायक, विलायक। और जो घोल प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं हम विलयन। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे, यहां देखिए कि अब विलायक क्या है। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे जल हमारा था, हो या जो घोलता हो, जिसमें कोई चीज घुल जाए यानी जो घोलता हो, वो विलायक कहलाता है। जैसे उपयुक्त, यानी ऊपर जो है विलयन में पानी जो है वो क्या है, विलायक है। पानी अधिक मात्रा में था, चीनी कम मात्रा में थी, इसलिए पानी जो है वो विलायक है, और जो कम मात्रा में चीनी है वो विलय है हमारा। जल याद रखना, सर्वाधिक सामान्य विलायक है। जो जल है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक सामान्य विलायक है। इसे हम सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम जल को जो है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। आगे देखिए, इसके उदाहरण हैं। अब याद रखना ये चीज कि अल्कोहल यहाँ पर विलायक भी बनेगा और विलय भी बनेगा। क्यों, अगर अल्कोहल की मात्रा कम है जल में, अल्कोहल की मात्रा जल में कम है तो वो क्या कहलाएगा, विलय, और अधिक मात्रा वाला जल क्या कहलाएगा, विलायक। अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो अल्कोहल बन जाएगा विलायक और जल हो जाएगा हमारा विलय। चलिए इसमें यही एग्जांपल है हमारा। तो अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में यदि 20% अल्कोहल तथा यानी एवं 80% जल है तो जल को विलायक और अल्कोहल को विलय कहा जाता है। अल्कोहल को क्या कहा जाएगा, विलय, क्योंकि अल्कोहल कम मात्रा में है। इसके विपरीत एक है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट है में लगभग जो है 90%, लगभग 90% अल्कोहल और 10% जो है वो जल होने कारण इसमें विलयन में अल्कोहल जो है वो बन गया, क्या बन गया, विलायक। क्योंकि अल्कोहल कितनी मात्रा में, 90 में है, तो अल्कोहल क्या बन गया, विलायक। जल कितना है, 10%, तो जल क्या हो गया, विलय। जो याद रखना कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो जहां जल कम होगा वो विलय कहलाएगा, जहां जल ज्यादा होगा वहां वो विलायक कहलाएगा। लेकिन याद रखना चीनी और जल के घोल में, तो चीनी जो है वो विलय है, जल का है विलायक है, घोल जो बन रहा है उसे बोलते हैं हम विलयन। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाए तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कर लीजिएगा, देखनी अपनी सुविधा के अनुसार बाद में देख सकते हैं आराम से। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे की ओर। यहाँ पर है हमारा कि विलयन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है, देखिए सबसे पहले कि विलयन एक ऐसा माध्यम है, एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है।
यानी अगर हम विलय को विलायक में घोले यानी चीनी को पानी में घोले तो चीनी और पानी का जो घोल तैयार हुआ यानी विलयन, ऊपर से नीचे तक कण बिल्कुल समान होंगे, एक समान इनका जो है मिश्रण होगा, इसीलिए हम इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं और रखने के बाद में ये जमीन में बैठती नहीं है चीनी, ये भी याद रखना है। तो विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म, यानी जो विलयन खुला है उसमें विलय के आकार कितने होते हैं, 10 की घात माइनस के 9 मीटर से छोटा होता है, इसलिए इसके कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसके कणों को, जैसे चीनी घुल गई है तो चीनी के कणों को हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, इसका कारण क्या है कि विलयन में कण जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे विलयन के कण स्थायी होते हैं। विलयन के कण कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, यही रखने के बाद वो बैठते नहीं है, इसलिए विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता, यानी छन्नी से छानकर या कपड़े से छानकर इसको अलग अलग, यानी चीनी और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर रेत मिला देंगे, विस्पांगी मिश्रण होगा तो कपड़े से अगर छानेंगे तो रेत ऊपर आ जाती है और पानी जो है हमारा नीचे बैठ जाता है, यानी नीचे चला जाता है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अब हमारे पास आ गया कि विलयन की सांद्रता क्या है। देखिए तो सांद्रता क्या है विलयन की, विलयन में मौजूद विलय के द्रव्यमान यानी मात्रा के आधार पर तनु और सांद्र अथवा संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि विलय की मात्रा जो है वो कम है और विलायक की मात्रा ज्यादा, यानी पानी ज्यादा है, तो विलयन क्या होगा, तनु होगा। और यदि विलय की मात्रा बढ़ाती चले जाएं, यानी विलयन जो है वो गाढ़ा हो जाए, विलयन अगर गाढ़ा हो जा रहा है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखिए इसके दोनों के एग्जाम्पल बताते हैं हम आपके लिए, दोनों की परिभाषाएं के साथ में। देखिए तनु विलयन क्या कहलाता है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है। याद रखना कि विलायक जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, विलय जो है वो कम मात्रा में है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है। तनु कब होगा, जब पतला होगा। अब आते हैं सांद्र में। देखो सांद्र विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत अधिक नहीं होती है, नहीं सांद्र विलयन कहलाता है। इसका मतलब जो है ये विलयन जो है वो गाढ़ा होता है और गाढ़ा विलयन जो है वो सांद्र विलयन कहलाता है, जिसमें पानी की यानी विलायक की मात्रा जो है वो कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की यह सूत्र है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता का जो सूत्र है वो है विलय की मात्रा ऊपर आएगी, या द्रव्यमान कह सकते हैं ऊपर आएगा, यानी विलय का द्रव्यमान ऊपर और विलयन का द्रव्यमान नीचे होगा, या द्रव्यमान की जगह आयतन कह सकते हैं। याद रखना विलय की मात्रा ऊपर और विलयन की मात्रा नीचे, यानी विलय का द्रव्यमान ऊपर और विलयन का द्रव्यमान नीचे अगर होता है तो उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है निलंबन क्या होता है। देखो निलंबन एक जो है वो विस्मांगी मिश्रण है। क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है, जैसे हम रेत पानी का मिश्रण कह सकते हैं। देखो यहां लिखा है निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के सूक्ष्म कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले अथवा निलंबन रहते हैं। निलंबन का मतलब तो पूरी तरह से घुलते नहीं है, कहीं पर मोटा भाग हो जाए, ज्यादा हो जाए, कहीं पर कम भाग हो जाएगा, इस तरह से होते हैं निलंबन। इसमें इनमें ठोस कणों के आकार पर्याप्त बड़े होते हैं। इनके आकार जो है वो कैसे होते हैं, जो कण होते हैं विलय के वो ज्यादा बड़े होते हैं, यानी आकार पर्याप्त से बड़े होते हैं। निलंबन में कणों का आकार ध्यान दीजिएगा कि 10 की घात माइनस के 7 मीटर से बड़ा होता है, यानी इससे बड़ा आकार होता है। और विलय में क्या होता है, 10 की घात माइनस 9 मीटर छोटा, यानी माइनस में बड़ी घात है इसका मतलब वो छोटा आकार है, माइनस में छोटी घात इसका मतलब उसका आकार बड़ा है, ये याद रखना है। इन्हें नग्न आंखों से देखा, यानी खुली आंखों से हम रेत के कण देख लेंगे, चौक के कण आराम से देख लेंगे। अगर चौक को पानी में घोलेंगे तो चौक के कण आराम से हमें दिखाई दे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चाक जल का मिश्रण है और मटमैला पानी है, यानी गंदा पानी है, ठीक है, मैग्नीशिया का दूध है, या आटे में जल को घोल लिया जाए, ये मिश्रण जो है वो हमारे निलंबन कहलाते हैं। और निलंबन में जो कण होते हैं वो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं और ये एक विस्मांगी मिश्रण होता है। याद रखना क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो विस्मांगी मिश्रण के गुणधर्म क्या है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। पहला काम यह है कि निलंबन में विलय के कणों का जो व्यास है, जो कण की मोटाई की बात कर रहे हैं, व्यास है वो पर्याप्त बड़ा होता है, 100 nm से अधिक होता है, यानी उसकी मोटाई जो है वो 100 nm से अधिक होती है। इसके कणों का आसानी से हम खुली आंखों से देख सकते हैं।
ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला, प्रकाश अगर गुजारेंगे तो क्या कर देंगे, फैला देंगे, जिससे उनका मार्ग दिखाई देता है। क्योंकि क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि इनके कण बड़े बड़े हैं, तो हमें प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, निलंबन के कण कुछ समय बाद जमीन में बैठ जाते हैं। आटा घोले, चौक घोले और रेत घोले तो क्या होगा, उसके कण जो है थोड़ी देर बाद जमीन में, मतलब नीचे तली पर बैठ जाएंगे। निलंबन अस्थायी होता है, ये बैठ के जाते हैं। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, अतः फिल्टर विधि द्वारा निलंबन को पृथक किया जाता है। फिल्टर से अलग तो नहीं हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इसे जो है फिल्टर विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। फिल्टर यानी फिल्टर की विधि द्वारा इसको, इसके कण जो है अलग कर सकते हैं और पानी की मात्रा को हम अलग कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं कोलाइडी विलेन। आगे अब कोलाइडी विलेन क्या होता है, याद रखना, निलंबन और जो हमारा विलेन विलेन है, निलंबन और विलेन के बीच की कड़ी होती है। यानी कि इनके कण आंखों खुली आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन विलेन के आकार से बड़े होते हैं और निलंबन के आकार से छोटे होते हैं, लेकिन होते ये भी विस्फांगी मिश्रण है कोलाइडी। इनमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी कोलाइडी विलेनों में टिंडल प्रभाव पाया जाता है कि ये प्रकाश किरण जब गुजरती है इस कोलाइडी विलेन से तो प्रकाश फैल जाता है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, इसको पढ़ाते हैं। कोलाइडी विलेन क्या होता है, यह एक विस्मांगी मिश्रण, ध्यान दीजिएगा कैसा है, एक विस्मांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो 10 की घात -5, ये 10 की घात -5 है, 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनको हम जो है खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोलाइडी को जो निलंबन है उसके कणों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, विलेन को नहीं देख सकते हैं, और इसको कोलाइडी विलेन के भी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। आगे, कोलाइड, निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था, यानी कोलाइडी विलयन क्या है, निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की कड़ी है, यानी बीच की कड़ी है, याद रखना। विलय के कणों की माप वास्तविक विलयन के अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन निलंबन की अपेक्षा कम होती है। यानी नहीं, विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है इनके विलय की मोटाई, और निलंबन से क्या होती है, कम होती है, इसलिए बीच के होते हैं। निलंबन की तुलना में कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है, होने के कारण ये विलयन आंखों को तो समांगी दिखाई देते हैं, आंखों को तो समांगी दिखाई देते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर विषमांगी नजर आते हैं। जैसे कि दूध, याद रखना यहाँ पर कि दूध एक कोलाइडी विलयन है, दूध विलयन नहीं है, ना कि हमारा निलंबन है। दूध क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, याद रखना। और ये जो है दिखता हमें समांगी मिश्रण की तरह है, लेकिन होता ये विषमांगी मिश्रण है, बहुविकल्प कभी कभी आ जाता है। तो दूध को याद रखना, ना तो दूध हमारा निलंबन है और ना दूध विलयन है, ये हमारा एक कोलाइडी विलयन है, ये एक विषमांगी मिश्रण है, ना कि समांगी मिश्रण है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कोलाइडी विलयन के गुण आ गए, क्या है, ये विषमांगी प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको पृथक रूप से आंखों से, यानी नंगी आंखें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। तल पर नहीं बैठते होंगे, फिर तल पर नहीं बैठते हैं, इसलिए ये स्थायी होते हैं, क्योंकि तल पर इसके कण नहीं बैठते, नहीं जाते, कण तल पर नहीं बैठते होंगे, नहीं बैठे जाते, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, परंतु एक विशेष विधि यानी अपकेंद्रीकरण द्वारा जो है इन्हें अलग किया जा सकता है। याद रखना, इन्हें साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, इन्हें अपकेंद्रक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। याद रखना कि कोलाइडी विलयन को किस विधि से अलग किया जा सकता है, कोलाइडी विलयन के कणों को अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये भी याद रखना है। और टिंडल प्रभाव किसमें होता है, कोलाइडी विलयन में होता है। अब आगे बढ़ते देखिए, अब हमारे पास आ गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं उसके लिए, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। तो यहाँ पर हमारा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम जानते हैं प्रकृति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में समय समय में परिवर्तन होते रहते हैं,
जैसे कि बर्फ का पिघलना, ध्यान दीजिएगा, हम बताते जाएंगे। बर्फ का पिघलना क्या है? बर्फ पिघलती है तो जल बन जाता है, बर्फ भी जल है और जल भी जल है, तो ये हमारा है भौतिक परिवर्तन, याद रखना। जल का भाप में बदलना, ये भी एक हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लग रही है, नया पदार्थ बन रहा है। लकड़ी कर जलकर कोयला बन जाना, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आदि परिवर्तन हमें नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। इन सभी परिवर्तनों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है भौतिक परिवर्तन और दूसरा भाग है रासायनिक परिवर्तन। याद रखना कि बर्फ का पिघलना या जल का भाप में बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलकर कोयला बनना, नया पदार्थ बन रहा है, और दूध से दही बनना, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये हमारे जो है रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए आगे भौतिक परिवर्तन पर देखिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे कि उसका आकार बदल जाए, उसका रंग, उसकी अवस्था, उसका ताप अस्थायी रूप में बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन तथा संगठन में परिवर्तन नहीं होता, संगठन में परिवर्तन नहीं होता, तथा नहीं होगा, संगठन में परिवर्तन नहीं होता, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनवा नहीं बनता है, यानी नया पदार्थ बनाम परिवर्तन कहलाता नहीं, नया पदार्थ नहीं बनता है कह सकते हैं, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हम आपके लिए। तो यहाँ याद रखना कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके संगठन में, उसके अंदर जो मतलब प्रक्रिया, जो चीजें पदार्थ है, उन पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए इसके कि भौतिक परिवर्तन के निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला लक्षण है कि भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। पहला काम, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी संरचना चेंज नहीं होती है, उसके रासायनिक गुणधर्म जो है वो परिवर्तन नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन में मूल जो पदार्थ हैं के विशिष्ट गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो उसके गुण, जो विशेष गुण है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में नहीं बदलती, यानी जो उसकी रासायनिक परिवर्तन अंदर की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम पेन लें, पेन को तोड़ दें, उसका आकार बदल गया, लेकिन क्या वो नया पदार्थ बना? नहीं बना, तो वो क्या है? एक हमारा भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, पिघल के भाप में बदलना, तो ये सारे कौन से परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ताप को परिवर्तन करके हम उसे उसके भौतिक स्थितियों में परिवर्तन ला रहे हैं। भौतिक परिवर्तन प्रायः क्या होता है? अस्थायी होता है, ये भी रखना, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया के कारण रहता है, प्रक्रिया के कारण हट जाने पर प्रक्रिया उत्क्रमणी का मतलब होता है रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे अगर हमने बर्फ को फ्रिज से निकाला, उसे बाहर रख दिया, वो पानी बन गया, फिर से हमने उसे फ्रिज में रख दिया तो फिर से वो बर्फ बन गया। इसका मतलब उसके तापमान में अगर परिवर्तन जैसा था, जैसे 0 डिग्री से कम किया तो बर्फ बन गया, 0 से ज्यादा किया तो पानी बन गया। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया लगातार दोहराते रहेंगे तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन, रासायनिक में यानी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसे याद रखना, उत्क्रमित यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में, देखिए, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। 2 पीडीएफ इसमें, एक इसके बाद उदाहरण वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, चुंबक और विद्युत के कारण होते हैं। ये भी बताते हैं हम आपके लिए कि भौतिक परिवर्तन किसी किसी कारण होता है। तो भौतिक परिवर्तन सबसे पहला प्रकाश, ऊष्मा, चुंबक और विद्युत के कारण होते हैं। ये कौन से परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है हमारे। उदाहरण में है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है, दशा, आकृति, आकार, आयतन आदि में यानी आयतन बदल जाना, उसमें परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का गलना यानी पदार्थ गल जाए, याद रखना। बाष्पन, द्रवण जमना यानी कि द्रवित हो जाना या जमना आदि परिवर्तन, तथा आसवन विधि या ऊर्ध्वपातन आदि प्रक्रम कौन से परिवर्तन होते हैं? ये भौतिक परिवर्तन है, याद रखना। ये सारे परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। पदार्थ का गल जाना, वाष्पन भाप बन जाना, द्रवण द्रव में बदल जाना, जम जाना यानी फ्रीज हो जाना आदि परिवर्तन, तथा आसवन भी याद रखना, ऊर्ध्वपातन है या प्रक्रम विधि है, भौतिक परिवर्तन ही कहलाते हैं। अब लास्ट पीडीएफ है, क्षमा प्रार्थी है कि दोबारा यही वाला आ गया था, हमें याद नहीं था, ध्यान नहीं रहा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले वाले पे। अब हमारे पास आ गया रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन
जिनमें पदार्थ हमेशा के लिए बदलकर नया पदार्थ बना देंगे, बिल्कुल चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो जाए देख लीजिए। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है और प्लस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास तैयार हो गई अमोनिया गैस NH3। ये अमोनिया गैस हमें प्राप्त हो गई। ये है अभी कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। इसे रासायनिक अभिक्रिया बदल दें। यहाँ H3 है, यहाँ H2 है, तो इसके 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए और इसके 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। N यहाँ पर 2 हो गए, N यहाँ पर 2 हो गए, H देखे 2 3 दूनी 6, H हो गए 3 दूनी 6। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन मिली तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया। इसकी गुणधर्म दोनों से अलग, तो ये कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं तथा नए पदार्थों का संगठन, भार तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ से हमेशा के लिए भिन्न होते। भिन्न का मतलब होता है अलग होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। याद रखना, रासायनिक परिवर्तन में उनकी भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म पूरी तरह से, उनकी अंदर की संरचना सब बदल जाती है, तो इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए आगे आगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित लक्षण हैं, इसके बाद उदाहरण भी बताएंगे हम आपके लिए। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, यानी उनके अंदर जो पदार्थ के गुण है, यानी हाइड्रोजन था नाइट्रोजन थी, दोनों के गुणधर्म बदलकर अमोनिया गैस के नए गुण आ गए। अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति बदल जाती है, उसके जो अंदर के घटक हैं वो सारे घटक बदल जाते हैं। परमाणु नहीं बदलेंगे लेकिन घटक उनकी जो है केमिकल चेंजेस जो है वो जाएंगे, यानी कि बहुत रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भी भिन्न होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन प्रायः कैसे होते हैं, याद रखना, प्रायः स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। और परिवर्तन के कारण हटाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं होती, यानी दोबारा रिवर्सिबल नहीं होती है, वापस नहीं आती है। याद रखना, रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इन परिवर्तन में बहुधा ऊष्मा यानी अधिकतम ऊष्मा या प्रकाश आदि निकलते हैं या अवशोषित होते हैं, यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, यानी या तो ऊष्मा प्राप्त होगी या हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आप देखिए इसके उदाहरण हैं कुछ, वही बता दें आपके लिए। सबसे पहले है पदार्थों का जलना, यानी पदार्थ अगर जल जाते हैं तो राख बन जाएगी, कोयला बन जाएगा, तो क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जंग लग जाना, जंग लग जाना क्या है, लोहे को छंद मतलब खत्म कर देना, संक्षरण जिसे बोलते हैं, वो भी क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन क्या है, एक नया पदार्थ बनना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं या अपरूपी परिवर्तन या समावयवी परिवर्तन तथा अन्य सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है रासायनिक परिवर्तन लाती है, यानी जितनी हम रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं वो सब हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, ताकि हम उसको धीरे धीरे करके अपने आप में सुधार लेकर आके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाके अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।